चलिए आज दिल्ली सल्तनत की उस दुनिया में चलते हैं जहां एक तरफ तो आलीशान शहर थे, लेकिन उनकी नींव उन गांवों की मेहनत पर टिकी थी जो भारी बोझ तले दबे हुए थे। ये कहानी है विकास की, नियंत्रण की और गहरे विरोधाभासों की। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मुट्ठी भर सैनिक और शहरी शासक इतने बड़े खेती पर निर्भर समाज पर आखिर राज कर कैसे पाए। ये पूरी व्यवस्था, ये पूरा सिस्टम चलता कैसे था। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अगर पूरी सल्तनत को समझना है तो उसकी चाबी इस एक बात में छिपी है। एक तरफ थे शहर में रहने वाले सैनिक शासक और दूसरी तरफ था एक विशाल ग्रामीण समाज। और इनके बीच का जो तनाव था वही इस दौर की असली कहानी है। मतलब राज्य की शोषण करने की ताकत और समाज की अपनी पुरानी परंपराएं। तो फिर कहानी शुरू कहां से करें? बिल्कुल इसकी नींव से, सल्तनत के उस कृषि रूपी इंजन से जो इस पूरे साम्राज्य की शक्ति और दौलत का अकेला स्रोत था। देखिए, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी खेती पर। सारा उत्पादन होता था गांव में, जहां गेहूं, चावल और जौ जैसी जरूरी फसलें उगती थीं। साथ ही गन्ना और कपास जैसी कैश क्रॉप्स भी थीं जो व्यापार के लिए बहुत जरूरी थीं। और हाँ, सल्तनत ने सिंचाई के लिए नहरें बनवाने पर भी काफी जोर दिया था। इस पूरी व्यवस्था का जो केंद्र था वो था भूराजस्व, जिसे खराज कहते थे। और इसकी दर जरा सोचिए, 50% तक। मतलब किसान की आधी मेहनत सीधे सीधे राज्य के खजाने में चली जाती थी। तो ये जो भारी भरकम टैक्स था, इसकी कीमत कौन चुका रहा था? जाहिर है, किसान। सल्तनत के विस्तार और उसकी विशाल सेना का सारा बोझ इन्हीं किसानों के कंधों पर था, और इसने उनकी जिंदगी को बेहद मुश्किल बना दिया था। अच्छा, अब गांवों के इस दुनिया से जरा बाहर निकलते हैं और सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। सल्तनत के वो शहर जो हमेशा हलचल से भरे रहते थे। ये व्यापार, शिल्प और असली सत्ता के बड़े बड़े केंद्र थे। आप सोचिए, सल्तनत में व्यापार का एक कैसा जबरदस्त जाल बिछा हुआ था। दिल्ली और लाहौर जैसे शहर अंदरूनी व्यापार से गुलजार थे। वहीं गांवों में हफ्ते में एक बार हाट लगते थे, और सिर्फ अंदर ही नहीं, मध्य एशिया और फारस तक समुद्री रास्ते खुले थे। यहां से कपड़ा, मसाले और नील जैसी चीजें दुनिया भर में जाती, और बदले में आते थे बेहतरीन घोड़े और महंगी महंगी चीज। अब इतने बड़े व्यापार को चलाने के लिए एक ठोस करेंसी सिस्टम तो चाहिए ही था। तो चांदी का टका था स्टैंडर्ड सिक्का, और रोजमर्रा के छोटे मोटे लेन देन के लिए तांबे का जीतल था। धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में कैश का चलन बढ़ रहा था, जिसे हम मौद्रीकरण कहते हैं। यहां तक कि अब तो सैनिकों को भी वेतन नकद में ही मिलने लगा था। और फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी, जिसने बाजार को अपनी मुट्ठी में कर लिया। ऐसा नियंत्रण जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उसने हर जरूरी चीज, अनाज, कपड़े, यहां तक कि घोड़ों तक की कीमतें फिक्स कर दी। सरकारी बाजार बनाए गए, और अगर कोई नियम तोड़ता तो सजा इतनी कड़ी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। और उसका मकसद वो बिल्कुल साफ था, कम से कम खर्च में एक बहुत बड़ी सेना को बनाए रखना। तो देखिए, यहीं पर सल्तनत का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ शहरों में जबरदस्त चमक दमक और समृद्धि थी, तो दूसरी तरफ गांवों की बेबसी और मुश्किलें। ये दोनों एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू थे। तो सवाल ये उठता है कि ये जो दो अलग अलग दुनियाएं थीं, इनको एक साथ जोड़कर रखने वाला सामाजिक ढांचा आखिर था कैसा? आइए इस समाज के पिरामिड को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे ऊपर पिरामिड की चोटी पर थे सुल्तान और उसके अमीर सरदार, जो सत्ता का असली केंद्र थे। बीच के स्तर पर आते थे व्यापारी, कारीगर और धार्मिक विद्वान, मतलब शहरी आबादी। और सबसे नीचे इस पिरामिड का जो विशाल आधार था, वो थे किसान, मजदूर और गुलाम। यहां गुलामी की व्यवस्था को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। ये नस्ल पर आधारित बिल्कुल नहीं थी। ज्यादातर गुलाम या तो युद्ध में पकड़े जाते थे या फिर घरेलू नौकर होते थे। और कमाल की बात यह है कि कुछ गुलाम तो अपनी काबिलियत के दम पर सुल्तान या सेनापति के पद तक भी पहुंचे। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह व्यवस्था थी तो जबरदस्ती और नियंत्रण पर ही आधारित। अब अगर धर्म के नज़रिए से देखें तो आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदू था। मुस्लिम शासक वर्ग और शहरी आबादी का एक अहम हिस्सा थे, जबकि जैन और दूसरे समुदाय भी यहाँ रहते थे। समाज में भले ही अपनी अपनी सीमाएं थीं, लेकिन व्यापार और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आर्थिक सहयोग काफ़ी आम बात थी। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं। आखिर दिल्ली सल्तनत अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ गई? ये असल में विरोधाभासों से भरी एक कहानी है, जिसमें ताकत भी थी, कमजोरियां भी और एक बेहद नाजुक संतुलन भी।
ये एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है। सल्तनत ने व्यक्तिगत तरक्की के मौके ज़रूर दिए, मतलब अगर कोई काबिल है तो वो मेहनत करके ऊपर उठ सकता था। लेकिन सल्तनत ने उस पूरे सामाजिक पिरामिड की बनावट को, उसकी बुनियादी असमानता को कभी नहीं बदला। वो ढांचा जैसा था वैसा ही रहा। तो अगर हम सल्तनत का एक हिसाब किताब करें, एक बैलेंस शीट बनाएं, तो तस्वीर साफ हो जाती है। एक तरफ व्यापार का विस्तार, शहरों का विकास और एक मिलीजुली संस्कृति जैसी बड़ी उपलब्धियां हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों का भयानक शोषण, बार बार अकाल का खतरा और गहरी सामाजिक असमानता जैसी बड़ी कमजोरियां भी साफ साफ नजर आती। और आखिर में शायद इस पूरी सल्तनत का सार इस एक लाइन में छिपा है। सल्तनत ने शिखर पर समृद्धि पैदा की, तल पर सहनशीलता और इन दोनों के बीच में संवाद। ये एक ऐसी दुनिया थी जो चलती तो रही, लेकिन हमेशा असमान भी बनी रही।